हेलो। जी सर, आवाज़ आ रही है सर। ओके ओके, तो 15-16 लोग तो हो गए हैं, तो शुरू कर ले फिर क्लास। जी सर, शुरू कर लें। ओके। स्क्रीन शेयर हो रहा है? जी हेलो। सर। ओके ओके ओके, सो आज हम जो है वो पेन से काम करेंगे, क्लास लेंगे, क्योंकि आज जो है वो बहुत सारे इक्वेशन है, और इक्वेशंस को जो है वो हम्म, अ, उसमें पावर पॉइंट में लिखना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो अभी तक हमने जो थर्मोडायनामिक में काम किया है वो फर्स्ट और सेकंड लॉ, ज़्यादातर काम हमने इन दोनों पे किया है, और जीरो लॉ भी हमने ऐसे डिस्कस किया हुआ है। लेकिन हमारे पास जो मज़ीद हम सिस्टम के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट इंपॉर्टेंट इक्वेशन हम ले सकते हैं, अगर हम फर्स्ट और सेकंड लॉ को कंबाइन करें। ओके। सो फर्स्ट लॉ में हमारे पास जो है वो इंटरनल एनर्जी है, सेकंड लॉ में हमारे पास जो है वो एंट्रोपी है। तो इन चीज़ों को कंबाइन करके हम डिफरेंट इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो है वो करेंगे। आज जो है हम बहुत सारी इक्वेशन डिराइव करेंगे, और इन इक्वेशन को वैसे हम डिस्कस तो नहीं करेंगे क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। लेकिन आगे यही इक्वेशन किसी न किसी सूरत में जो है वो यूज़ होते रहेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है दैट इज कंबाइन फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके। तो अगर ये फर्स्ट लॉ हम सेकंड लॉ के साथ कंबाइन करते हैं, सो वी गेट सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, आपको पता है फर्स्ट लॉ का, सो दैट इज गिवन एज du is equal to dq प्लस dw। यहाँ पे जो जो इक्वेशन में लिखता जाता हूँ, आप लोग भी इसको साथ साथ नोट करते जाए, क्योंकि इक्वेशन बहुत ज़्यादा है और हर इक्वेशन का हम आगे हवाला देते जाएंगे। सो लेट सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह जो हमारे पास सेकंड लॉ है, वहाँ से हमें एट डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस। लेट सपोज दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। आपको पता है डी एस इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी, तो मैंने डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस लिखा है क्योंकि यहाँ भी डी क्यू है, तो मैं इसके लिए डी क्यू की इक्वेशन लिखूंगा। आगे हमें ये भी पता है कि जो वर्क डन है दैट इज इक्वल टू माइनस टी डी वी। लेट सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो अगर इक्वेशन नंबर 2 और 3 को हम आगे पुट कर देते हैं, इन दो इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 में, सो व्हाट यू कैन राइट, डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस टी डी वी। या अगर इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करें, सो टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। So this is equation number 4, and this is known as combine first and second law. Okay.
known as the combined first and second law of a PVT system. तो ये जो इक्वेशन नंबर 4 है, इसको हम TDS इक्वेशन भी कहते हैं। अब ये जो TDS है, इसको हम डिफरेंट सिस्टम के लिए जो है वो डिफरेंट कंडीशन में इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं और इसके लिए हम इक्वेशन लिखते हैं। इसी हिसाब से हमारे पास तीन किस्म के डिफरेंट TDS इक्वेशन है। एक TDS इक्वेशन जो है हम PV इंडिपेंडेंट सिस्टम के लिए करते हैं। दूसरा वो जो है वो VT इंडिपेंडेंट सिस्टम के लिए करते हैं। और तीसरा जो है वो PT इंडिपेंडेंट सिस्टम के लिए हम कर लेते हैं। ओके, तो इसी इस लिहाज से हम सिस्टम की प्रॉपर्टीज को, वहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है उसी को देख के हम डिफरेंट TDS इक्वेशन जो है वो यूज कर सकते हैं। अब एक और चीज इक्वेशन नंबर 4 में आप ध्यान में रखें कि जो इक्वेशन नंबर 4 हमने डिराइव किया है, दिस इज फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस। इक्वेशन 4 इज फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, लेकिन इसको हम इक्वली इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए कि इक्वेशन 4 में जो वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल एंट्रोपी ds, ये भी स्टेट फंक्शन है। du, ये भी स्टेट फंक्शन है। dv, ये भी स्टेट फंक्शन है। तो इक्वेशन नंबर 4 में जो वेरिएबल है वो सारे के सारे स्टेट फंक्शन है। मतलब ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रहे हैं। लिहाजा अगर कोई प्रोसेस एक सिस्टम को अपने इनिशियल स्टेट से, मतलब इनिशियल स्टेट आई, इसको लेके जाता है फाइनल स्टेट एफ में, तो ये अगर रिवर्सिबल प्रोसेस हो या इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, तो इक्वेशन नंबर 4 पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वजह इसकी ये है कि वहाँ पे जो पैरामीटर है हमारे पास, या जो वेरिएबल है, दे आर स्टेट फंक्शन, तो वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल स्टेट पे और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं। इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि इन बिटवीन द इनिशियल स्टेट आई एंड फाइनल स्टेट ए कौन सा रूट जो है वो फॉलो किया गया है। लिहाजा इक्वेशन नंबर 4 जो है, ओके, सो ये कोई हमारे पास मसला नहीं है। अब इक्वेशन नंबर 4 को यूज करके वी कैन हैव अ लार्ज नंबर ऑफ रिलेशन। जो थर्मोडायनामिक रिलेशन हम मालूम करेंगे वो हम यूज कर सकेंगे सिस्टम की बिहेवियर को डिस्कस करने के लिए। सो कीप इन माइंड दैट ओके। सो अगर हम इसमें से तीन
सेट बना सकते हैं, क्योंकि हमारा जो ओवरऑल सेटअप है जिसमें हमारे पास जो वेरिएबल है वो पी वी एंड टी है। तो इन तीनों का हम दो दो का तीन सेट जो है वो बना सकते हैं। और इसी वजह से अगर हम एक ऐसा सिस्टम चूज करें कि जिसमें हमारे पास टी और वी इंडिपेंडेंटली वेरी करते हो, तो उसके लिए हम बहुत सारी डिफरेंट रिलेशंस जो है वो मालूम कर सकते हैं। इसी तरह अगर टी और पी इंडिपेंडेंटली वेरी करते हो तो एक और रिलेशन हम मालूम कर सकते हैं, बल्कि बहुत सारे उसके साथ रेलिवेंट है। और अगर पी और वी इंडिपेंडेंटली वेरी करते हो तो हम बहुत सारे रिलेशन जो है वो डिराइव कर सकते हैं, और जिसको हम सिस्टम को थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो अभी हम जाते हैं पहले स्टेप की तरफ, जिसमें हम टी एंड वी इंडिपेंडेंट वेरिएशन के लिए जो सिस्टम की प्रॉपर्टीज है वो मालूम करें। इसका ये मतलब नहीं कि सिस्टम की प्रॉपर्टीज टी और वी पे डिपेंड नहीं करते होंगे, टी और वी आपस में इंडिपेंडेंट होंगे। ओके, ये आगे आपको पता चल जाए, क्योंकि हम इसको लेके जाते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में। वहाँ पे दो आपके पास वेरिएबल है, तो टी को आप कांस्टेंट रखते हैं तो वी वेरिएबल रखते हैं, वी को आप कांस्टेंट रखते हैं तो टी वेरिएबल रखते हैं, और इस हिसाब से आपके पास जो है वो बहुत सारे रिलेशन जो है वो बनते हैं। सो जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 था, उससे हम उसको थोड़ा सा आसान बनाते हैं। तो वहाँ पे डी एस इज इक्वल टू 1/t डी यू प्लस पी डी वी। लेट सपोज दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे यू सी हियर डी एस इज इक्वल टू 1/t डी यू एंड पी डी वी। इसका मतलब है कि हमारा जो डी एस है ये फंक्शन है u का और v का, कि s की जो वेरिएशन है वो डी यू और डी वी पे डिपेंड करते हैं। इसका मतलब है कि s हमारे पास फंक्शन है u और v का, लेकिन हमारे पास जो u है ये बताते खुद फंडामेंटल वेरिएबल नहीं है पीवीटी सिस्टम का। पीवीटी सिस्टम में हमारे पास जो फंडामेंटल वेरिएबल है वो पी वी और पी है। लिहाजा अगर हमने एंट्रोपी को लिखना है फॉर पीवीटी सिस्टम, तो डी एस को हमने रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ टी एंड वी। तो इसके लिए जाहिर है जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी है इसको हमने लिखना है इन टर्म्स ऑफ टी एंड वी, और ये हमें पता है कि इंटरनल एनर्जी जो है ये टी और वी का फंक्शन है। तो ये जाहिर है जो इंटरनल एनर्जी है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से, अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हैं ज़ाहिर है बाई सप्लाइंग हीट टू द सिस्टम तो इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, या अगर आप वर्क डन करते हैं तो उस वर्क डन के रिजल्ट में वॉल्यूम चेंज होता है। तो इसका मतलब है कि यू जो है वो हमारे पास टी और वी का फंक्शन है। तो यू चूंकि फंडामेंटल फंक्शन नहीं है पीयूटी सिस्टम का, लिहाजा वी हैव टू राइट यू इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल फंक्शन। और यहाँ पे चूंकि हम रिलेशन डिराइव कर रहे हैं जहाँ पे टी और वी इंडिपेंडेंटली वेरी करते हैं, सो यू हैव टू राइट यू एज अ फंक्शन ऑफ टी एंड वी। ओके, तो अब टी हमारे यू जो है वो हमारे पास दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी यू इज इक्वल टू पार्शियल यू बाय पार्शियल टी एट कांस्टेंट वी डी टी। जब हम टी वी इंडिपेंडेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे वी जो है यहाँ पे कांस्टेंट है और टी जो है वो वेरी कर रहा है। प्लस यहाँ पे देखें, सो पार्शियल यू बाय पार्शियल वी एट कांस्टेंट टी डी वी। तो सेकंड पार्ट में आपके पास v वेरी कर रहा है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो यहाँ पे
v कांस्टेंट है और यहाँ पे आपके पास t कांस्टेंट है, so that is why we say it is t and v independent. So let's suppose this is equation number 6. अब अगर हम इक्वेशन नंबर 6 को इक्वेशन नंबर 5 में पुट करें, okay, so ds will be equal to 1 by t dv की वैल्यू लगाए, so this comes out to be partial u by partial t at constant v dt plus partial u by partial v at constant t dv plus 1 by t p dv. अब dv इधर भी है और dv इधर भी है, तो इसको हम रीएडजस्ट करते हैं, so this comes out to be 1 by t partial u by partial t at constant v dt plus 1 by t partial u by partial v at constant t plus p dv. So let's suppose this is equation number 7. तो इक्वेशन नंबर 7 को देख के अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो s है दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ t एंड v, जो इनके ds जो है वो वेरी कर रहा है एज अ dt एंड dv. सो इक्वेशन 7 से हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि s इज़ अ फंक्शन ऑफ t एंड v. अगर s फंक्शन है t और v का, तो ds को हम लिख सकेंगे, ये नॉर्मल प्रोसीजर है डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, दैट इज पार्शियल s बाय पार्शियल t एट कांस्टेंट v, जिस तरह से हमने इंटरनल एनर्जी के लिए लिख लिया dt प्लस पार्शियल s बाय पार्शियल v एट कांस्टेंट t into dv. So this is equation number 8. अब अगर आप इक्वेशन नंबर 8 और इक्वेशन नंबर 7 को देख ले, तो राइट साइड पे ds है, तो इसका मतलब है दोनों की राइट साइड पे ds है, तो इसका मतलब है कि इक्वेशन नंबर 7 और 8 की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी इक्वल होंगे। तो जाहिर है अब वहाँ पे जहाँ पे dt का कोफिशिएंट है तो वो dt के कोफिशिएंट के बराबर होगा, यहाँ पे dt का कोफिशिएंट और यहाँ पे dt का कोफिशिएंट, यहाँ पे dv का कोफिशिएंट और यहाँ पे dv का कोफिशिएंट। तो अगर हम 7 और 8 को कंपेयर करें, कंपेयर 7 एंड 8, सो व्हाट यू कैन राइट, जो dt का कोफिशिएंट है वो dt की कोफिशिएंट के बराबर होगा और dv का जो कोफिशिएंट है वो dv के कोफिशिएंट के बराबर होगा। ये नॉर्मल प्रोसीजर है डिफरेंशियल इक्वेशन की कंपैरिजन का। तो यहाँ पे dt का जो इक्वेशन नंबर 8 में कोफिशिएंट है वो पार्शियल s बाय पार्शियल t एट कांस्टेंट v है, so this implies that partial s by partial t at constant v is equal to 1 by t partial u by partial t at constant v. दिस इज इक्वेशन नंबर 9। जो इक्वेशन नंबर में कर देता हूँ, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमारे साथ आ रहे हैं। ये इक्वेशन 8 से आगे तो बड़ी सिंपल सी चीज़ें थी, अब हमारे पास कंपैरिजन से जो नई नई इक्वेशन बन रही है, फॉर एग्जांपल इक्वेशन नंबर 9, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। हो सकता है कि अगले किसी लेक्चर में किसी टॉपिक में हम इसको यूज़ करें, कहीं पे लिखा होगा पार्शियल एस बाय पार्शियल टी एट कांस्टेंट वी, तो इसके लिए हम डायरेक्ट लिख सकेंगे पार्शियल यू 1 बाई टी पार्शियल यू बाई पार्शियल टी एट कांस्टेंट वी। सो जो मैं इक्वेशन नंबर है वो भी आप करते जाए, साथ साथ मैं इनको
बॉक्स में बंद करता हूँ ताकि आपको जो है इसकी इम्पोर्टेंस का ज़्यादा पता चले। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 9। इसी तरह जो डी वी का जो पार्ट है, अगर वो हम कंपेयर करें, यू सी हियर, तो वहाँ पे पार्शल एस बाय पार्शल वी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू 1 बाय टी इनटू पार्शल यू बाय पार्शल वी एट कांस्टेंट टी प्लस टी। तो एक हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। सो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्यूचर में इसका यूज़ हम करेंगे। या हो सकता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आपने सॉल्व करना हो और वहाँ पे, या कोई डेरिवेशन आपने करनी हो, कोई असाइनमेंट वगैरह हो और वहाँ पे ये चीज़ आ जाए, तो ये आपने करनी है। तो आज के जो डिफरेंट इक्वेशन है, इसको आप एज अ क्या उसको कहते हैं, ये एक किस्म का डेटा बैंक है। ओके, या यू कैन से दिस इज इक्वेशन बैंक। कि अब इस बैंक में आपके पास बहुत सारे इक्वेशन और रिलेशंस जो है वो पड़े होंगे, और वक्त पड़ने पे आप उसको यूज़ करेंगे। सो ये दो हमारे पास इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गए, जहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 9 में एंट्रोपी की वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एक कांस्टेंट वी हम ऐसे लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 9 में। और इक्वेशन नंबर 10 में हम एंट्रोपी की वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू वी एट कांस्टेंट टी हम लिख सकते हैं लाइक इक्वेशन नंबर 10। ओके, तो दिस कुड बी यूज इन डिफरेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और असाइनमेंट। अब हम मजीद इसका, अगर ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 9 और 8 है, इसको अगर हम सेकंड ऑर्डर, क्योंकि जो थर्मोडायनामिक में, इसमें हमारे पास बहुत सारे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, उसमें हम लेके जाते हैं। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जो इक्वेशन नंबर 9 है, वो तो ऑलरेडी डिफ्रेंशिएट हो रहा है विद टी। तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें अगेन विद वी, और अगर इक्वेशन नंबर 10 को हम डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि वो ऑलरेडी वी के साथ है, तो देखते हैं कि इससे हमारे पास कितने नए इक्वेशन जो है वो बन सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल इक्वेशन नंबर 9 को मैं डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू वी। सो पार्शियल बाय पार्शियल वी, दिस इज इक्वेशन, एक मिनट, सो इक्वेशन 9 को मैं लेता हूँ और इसको मैं पार्शियल बाय पार्शियल वी एट कांस्टेंट टी मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ। सो दैट इज पार्शियल एस बाय पार्शियल टी एट कांस्टेंट वी। ये सो दिस विल कम्स आउट टू बी 1 बाई टी, क्योंकि ये कांस्टेंट टी के साथ हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो टी को हम बाहर निकालेंगे, सिर्फ वी के साथ करेंगे। और यही मतलब था टी वी इंडिपेंडेंट का, कि जब हम एक से पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो दूसरा उसके लिए कांस्टेंट होता है। अगर दूसरे से हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो पहला जो है वो कांस्टेंट रहता है। सो वी कॉल इट टी वी इंडिपेंडेंट। सो यहाँ पे टी मैं बाहर लेता हूँ। सो दिस इज पार्शियल बाय पार्शियल वी partial u by partial t at constant v। ओके, थोड़ा सा मजीद इसको एडजस्ट कर ले। सो दिस इज पार्शियल स्क्वायर एस बाय पार्शियल v एंड पार्शियल t इज इक्वल टू 1 by t partial square u divided by partial square v, sorry, this is not partial v and partial t. So this is again another important relation। इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 11। तो ये भी फ्यूचर में हम इसको यूज कर सकते हैं। इसी तरह यही काम हम इक्वेशन नंबर 10 के साथ कर सकते हैं।
ऊपर आपको इक्वेशन नंबर 10 नज़र आ रहा है, तो इसी इक्वेशन 10 को सेम तरीके से मैं इसको वहाँ पे ऑलरेडी वो v के साथ वहाँ पे डिफ्रेंसिएशन है, तो मैं इसको t के साथ करता हूँ। सो दिस इज पार्शियल बाय पार्शियल t into partial s by partial v at constant t is equal to, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 10 में आप देखें तो आपके पास ये जो 1/t है, इसको आपने डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि अब हम जो डिफ्रेंशिएटेड कर रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पे हम वो प्रोडक्ट रूल वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। सो फॉर एग्जांपल हम 1/t को, वो जो आप कहते हैं फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ द सेकंड फंक्शन, उस तरह की वो चीज़ है। तो 1/t हम बाहर लेते हैं एज अ फर्स्ट फंक्शन, और जो ब्रैकेट के अंदर है, ये ब्रैकेट के अंदर इस पे हम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन अप्लाई करते हैं। सो दिस विल बी पार्शियल बाय पार्शियल t इनटू partial u by partial v at constant t प्लस p। और सेकंड केस में हम इसको जो है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो 1/t को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो -1/t² आता है, और सेकंड फंक्शन को हम एज इट इज रख देते हैं। इसको हम आगे रीएडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम पार्शियल स्क्वायर s बाय पार्शियल t पार्शियल v लिख सकते हैं। सो दिस कम्स आउट टू बी, अब ये हमने इसके ऊपर अप्लाई करना है। सो दिस इज 1/t अपनी जगह पे, दिस कम्स आउट टू बी पार्शियल स्क्वायर u डिवाइडेड बाय पार्शियल t पार्शियल v प्लस पार्शियल p डिवाइडेड बाय पार्शियल t एट कांस्टेंट v। ये हो गया। और -1/t², वो तो अपनी जगह पे है, पार्शियल u बाय पार्शियल v एट कांस्टेंट t प्लस p। So let's suppose this is equation number 12। ओके, अब आपको पता है कि जो ये और ये दोनों बराबर होते हैं। ओके, अगर आप इसको पहले t के साथ डिफ्रेंशिएट करें, बाद में v के साथ डिफ्रेंशिएट करें, या पहले v से डिफ्रेंशिएट करें बाद में t से डिफ्रेंशिएट करें, तो इससे कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता। सो वी नो दैट वो जो दो चीज़ें हैं, चलो, partial square s divided by partial v partial t is equal to partial square s divided by partial t partial v। इसका मतलब है कि इक्वेशन नंबर 12 और 11 के लेफ्ट साइड इक्वल है, तो इसके राइट साइड भी इक्वल होंगे। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 12 और 11 को यहाँ पे यूज़ करेंगे, सो व्हाट यू कैन हैव, वहाँ पे इक्वेशन नंबर 11 में जो लेफ्ट साइड है वो 1/t, दिस इम्प्लाइज, इक्वेशन बड़ा है तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, 1/t पार्शियल स्क्वायर u डिवाइडेड बाय पार्शियल v पार्शियल t इज इक्वल टू 1/t
partial square u divided by partial t partial v plus partial p by partial t at constant v. एक आपके पास ये टर्म आ रहा है एंड माइनस 1 बाई टी स्क्वेयर into partial u by partial v at constant t plus p. अब आप इसको थोड़ा सा और रीएडजस्ट करें तो यू सी हियर कि हमारे पास ये वाला पोर्शन जो है ये वाले इस वाले पोर्शन के साथ जो है वो कैंसिल हो सकता है। ओके, तो इन दोनों को हम कैंसिल कर देते हैं। तो व्हाट यू कैन हैव, आपके पास रह जाएगा फिर ये 1/t इसमें भी अप्लाई होगा। तो अगर ये दोनों हम आपस में कैंसिल करते हैं या चाहे तो आप मैं दूसरा स्टेप कर लेता हूँ। तो 1/t इसके साथ भी आ जाएगा ये दूसरे वाले पोर्शन के साथ। सो व्हाट यू कैन हैव कि ये अगर आप आपस में कैंसिल करें तो यू हैव 1/t partial p by partial t at constant v minus 1 by t square into partial u by partial v at constant t plus p is equal to 0. या इसको आप मज़ीद एडजस्ट कर सकते हो। अगर मैं इसको t से मल्टीप्लाई करूँगा तो कम से कम ये जो पहला वाला पोर्शन है इससे t निकल जाएगा और ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर के बगैर आ जाएगा। सो व्हाट यू कैन हैव is partial p by partial t at constant v minus 1 by t partial u by partial v at constant t और minus p by t is equal to 0. इसको मैं ऐसे एडजस्ट कर सकता हूँ कि या मेरे ख्याल में बेहतर होता है कि अगर हम इसको टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते तो ज़्यादा आसानी होती। तो मैं इसको टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ। ओके, क्योंकि अगले स्टेप में मेरे लिए ज़्यादा आसानी होगी। तो मैं इसको टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों साइड पे। तो व्हाट यू हैव, इधर आपके पास आ जाएगा टी और इससे ये so this comes out to be minus p. ओके, अब partial u by partial v at constant t will equal to t partial p by partial t at constant v plus p. तो ये भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है कि हम इंटरनल एनर्जी की वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू v कैसी हो रही है अगर हमें टेम्परेचर और प्रेशर मालूम हो। सो दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट इक्वेशन। लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 13। अब इस इक्वेशन नंबर 13 को हम आइसोथर्मल कंप्रेशन कोएफिशिएंट और वॉल्यूम मेट्रिक एक्सपेंशन कोएफिशिएंट के टर्म में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के लिए कोएफिशिएंट है, उसको हम बीटा कह देते हैं।
जी इक्वेशन 13 में p के साथ नेगेटिव साइन नहीं आता। ये मैंने खाली वो शार्ट चेंज, हाँ ये नेगेटिव साइन है बिल्कुल। दिस इज, या मैंने सिर्फ ये पार्शल यू बाय पार्शल इसको शार्ट पे कर दिया। थैंक यू। तो अब हमारे पास जो बीटा है, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, या इसको हम वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन भी कहते हैं। सो दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। और शायद आपको याद हो इसका फार्मूला है 1/v पार्शियल v बाय पार्शियल t एट कांस्टेंट p। ओके, इसी तरह हमारे पास एक और वो है k, ये दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। दिस इज and this is equal to minus 1/v partial v by partial p at constant p। ओके, सो अगर हम इन दोनों का रेशो ले लें, सो दिस इंप्लाइज दैट बीटा डिवाइडेड बाय k, और ये हर सिस्टम के लिए इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है। ओके, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के लिए इसकी बी और बीटा और के की अलग वैल्यू होगी, ऑक्सीजन के लिए अलग वैल्यू होगी, इस तरह डिफरेंट गैसेस के लिए अलग वैल्यू होगी। तो ये जो इक्वेशन नंबर 13 है, इसको हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। सो बीटा बाई के, ये अगर हम कर लेते हैं, सो यू सी हियर ये 1/v इधर भी है, 1/v उधर भी है, तो ये दोनों जो है वो कैंसिल हो सकते हैं। सो व्हाट यू कैन गेट, पार्शियल v बाय पार्शियल t डिवाइडेड बाय पार्शियल v बाय पार्शियल p। तो वो पार्शियल v कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल हैव पार्शियल p बाय पार्शियल t, और यहाँ पे हमारे पास पार्शियल p बाय पार्शियल t है। इसका मतलब है कि इस चीज़ को हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ दीज कोएफिशिएंट। सो देखते हैं, ट्राई करते हैं। सो दिस कम्स आउट टू बी बीटा के लिए 1/v पार्शियल v बाय पार्शियल t एट कांस्टेंट p, और k के लिए -1/v पार्शियल v बाय पार्शियल p एट कांस्टेंट p। तो ये तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन अपनी जगह पे रहेगा, पार्शियल v के साथ भी कैंसिल हो सकता है। सो व्हाट यू गेट दैट दिस इज पार्शियल p बाय पार्शियल t। जाहिर है यहाँ पे p t के साथ वेरी कर रहा है, तो यू हैव टू टेक इट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अगर ये बीटा डिवाइडेड बाय k आप इसके बराबर है, तो यू सी हियर कि यही चीज़ हमारे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 13 में एग्जिस्ट कर रहा है। सो इसका मतलब है कि इक्वेशन नंबर 13 को हम लिख सकते हैं पार्शियल u बाय पार्शियल v एट कांस्टेंट t इज इक्वल टू t अपनी जगह पे है, और वहाँ पे माइनस साइन भी आ रहा है। सर ये जो वो है बी डिवाइड बाई सॉरी, के, माइनस माइनस साइन आएगा ना सर, पार्शियल पार्शियल पी डिवाइड बाई पार्शियल या टी। वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जी सर। यहाँ पे के वाले में जो माइनस साइन है, दिस इज बिकॉज ऑफ द, तो अगर
ये जो माइनस साइन है, दिस इज बिकॉज ऑफ द ओके। सो सॉरी, ये जो माइनस साइन है, दिस इज बिकॉज ऑफ द कंप्रेशन। ओके, अगर आप एक्सपेंशन की बात करेंगे तो फिर ये, क्योंकि जब कंप्रेशन होती है तो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होता है, और एक्सपेंशन में वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता है। तो डेल्टा वी या पी के में ये चीज़ आप ध्यान में रखें कि ये यहाँ पे ये माइनस साइन होगा। सो दिस इज फॉर कंप्रेशन, जबकि यहाँ पे मैंने एक्सपेंशन के लिए लिखा है, क्योंकि अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो डेल्टा वी में जो चेंज है वो पॉजिटिव है, और अगर कंप्रेशन हो रहा है तो डेल्टा वी में जो चेंज है वो नेगेटिव है। तो व्हाट वी नीड टू डू, अगर हमने इसको एक्सपेंशन के लिए लिखना है तो द सिंपल चेंज इज दैट वी हैव टू पुट इट पॉजिटिव। ओके, so this is positive for the expansion। और अगर आप ये एक्सपेंशन के लिए करें या कंप्रेशन के लिए करें, नो प्रॉब्लम, क्योंकि जब आप इसको इधर लेके आएंगे रेशियो में तो वहाँ पे तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है, तो वो नेगेटिव का कांसेप्ट भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये जो पोर्शन है दिस वी आर टेकिंग एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वहाँ पे वो कंप्रेशन का या एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट भी ख़त्म हो जाता है। सो यू हैव टू एक्सक्लूड द नेगेटिव साइन, या अगर दोनों दोनों को आप एक्सपेंशन पे ले ले तो भी पॉसिबल है, लेकिन अगर आप नेगेटिव साइन यहाँ पे ले लेते हैं और इसको आप एक्सपेंशन के बजाय कंप्रेशन करें तो वहाँ पे नेगेटिव साइन होगा, और जब ये दोनों वो नेगेटिव साइन यहाँ पे इधर आएगा, तो क्योंकि यहाँ पे आप कांस्टेंट वी के साथ चीज़ें डील कर रहे हैं तो वो नेगेटिव का कोई जो है रोल फिर बचता नहीं है, क्योंकि नेगेटिव इज एसोसिएटेड विद द चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम क्या है? कंप्रेशन है। सो दैट इज़ वाई इसकी फिर कोई वजह बनती नहीं है। सो व्हाट यू नीड टू डू, if you are taking out expansion, so you have to take the positive sign। so यहाँ पे भी positive sign। सो यही चीज़ें अगर आप आगे पुट कर देते हैं तो ठीक, और उसकी जगह हम ले लेंगे बी बाई के। सो टी बीटा डिवाइडेड बाय के माइनस पी। ओके, सो you have here this equation। ओके, सो आप इक्वेशन नंबर 13 को, अगर आप उसको, मैं दोनों एक जैसी इक्वेशन, अगर इसको मैं 13a कह देता हूँ, सो लेट सपोज दिस इज 13b, सो दिस इज ऑलमोस्ट द सेम इक्वेशन। तो इस केस में ये कि अगर आपके पास ये कोएफिशिएंट्स की वैल्यू हो एंड यू हैव टू कैलकुलेट the variation of internal energy with respect to volume at constant temperature, so you have to use equation number 13b। अगर आपके पास ये वैल्यूज पहले से गिवन है, क्योंकि इसका अपने कोई कांस्टेंट वैल्यूज होगी, और अगर ये नहीं गिवन है तो देन यू हैव टू यूज इक्वेशन नंबर 9, और प्रेशर की कोई वैल्यू होगी तो वो आप मालूम कर सकेंगे और उसका वेरिएशन मालूम कर सकेंगे। सो ये इक्वेशन नंबर 13 हम इंटरनल एनर्जी कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सो फॉर एग्जांपल जिसमें वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इसका मतलब है कि वर्क डन हो रहा है। ओके, तो वर्क डन जब हो रहा है तो या तो कंप्रेशन होगी और या एक्सपेंशन होगी। सो इक्वेशन 13 इज 13b, इक्वेशन 13 या ए बी वट एवर जो भी है, 13a। सो इक्वेशन 13 is used to calculate change in internal energy at constant temperature।
ओके, अब अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करते हैं तो ये सिचुएशन है। नाउ व्हाट अबाउट कांस्टेंट वॉल्यूम? ओके, अब हम कांस्टेंट वॉल्यूम की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये जो इक्वेशन हम डिराइव कर रहे हैं इसे टी एंड वी इंडिपेंडेंट, तो यहाँ पे तो ये हमने एक टी कांस्टेंट के लिए जहाँ पे वेरिएशन जो है वो वी में आ रहा है। अब अगर हमारे पास वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? सो नाउ फॉर constant volume, we know that dV is equal to 0. So when dV is equal to 0, तो first law of thermodynamics, it comes out to be du is equal to dq, क्योंकि अगर चेंज इन वॉल्यूम 0 है तो इसका मतलब है you have dw is equal to 0. So d is equal to this, या अगर आप इसको वॉल्यूम कांस्टेंट रख के और फ्रेश टेम्परेचर चेंज करना चाहे तो यू कैन राइट दिस इज पार्शियल यू बाय पार्शियल टी एट कांस्टेंट v इज इक्वल टू पार्शियल q बाय पार्शियल t एट कांस्टेंट v। और ये चीज आपको पता है, दिस इज नोन एज द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, सो आगे हमारे पास एक इक्वेशन में पार्शियल यू बाय पार्शियल टी भी आ रहा था ऊपर। पार्शियल यू बाय पार्शियल टी वाला इक्वेशन हमारे पास था। that was या पार्शियल यू बाय पार्शियल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इक्वेशन नंबर 6 में आ रहा है। ओके, सो पार्शियल यू बाय पार्शियल वी एट कांस्टेंट टी हमारे पास इक्वेशन नंबर 13 में आ गया है। ओके, सो यू कैन यूज इक्वेशन नंबर 13। ओके, और आगे और यहाँ पे इसको भी हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं इक्वेशन नंबर 14। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू पुट इक्वेशन नंबर 13 and 14 in equation number 6. So put equation 13, equation 13 में partial u by partial v at constant t है, और क्वेश्चन नंबर इक्वेशन नंबर 14 में आपके पास पार्शियल यू बाय पार्शियल टी है, और इक्वेशन नंबर 6 में दोनों है तो आप वह जाके पुट कर लेते हैं। एंड इक्वेशन नंबर 14 इन इक्वेशन नंबर 6, सो व्हाट यू हैव डी यू इज इक्वल टू, तो वहाँ पे ये सी वी डी टी प्लस टी बीटा डिवाइडेड बाई के माइनस पी डी वी। ओके, और या इसको आप उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और डी इज इक्वल टू सी वी डी टी। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हर वक्त बीटा और की वैल्यू अवेलेबल हो, अगर ये ना हो तो नो प्रॉब्लम, इसको आप इसको पार्शियल पी बाय पार्शियल टी एट कांस्टेंट वी माइनस पी डी वी पी लिख सकते हैं। ओके, सो
आगे हम इसको मज़ीद डिफरेंट इक्वेशन, अभी हमने सी वी के फॉर्म में लिखा है, सो इसको हम सी पी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, और आगे इससे फिर हम वो डिफरेंट टी डी एस इक्वेशन डिराइव करेंगे, जो कि टी डी एस इक्वेशन हम बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, लेकिन उसको डिराइव करने के लिए हम मज़ीद इम्पॉर्टेंट रिलेशन से होके जा रहे हैं। ओके, सो लेट्स सपोज इसको आप 15a कहो फॉर एग्जांपल, दोनों एग्जैक्टली सेम इक्वेशन है, एंड दिस इज 15b फॉर एग्जांपल। Now you know that from the first law of thermodynamics we have, yeah, इसको जरा मैं थोड़ा सा रीएडजस्ट कर लूँ, तो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। जनरली ये डी इज इक्वल टू डी क्यू माइनस पी डी होता है, तो मैंने वो इसको रीएडजस्ट कर दिया। सो U being a function of temperature and volume, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ जिस तरह पहले से हमने लिखा हुआ था, पार्शियल U बाई पार्शियल T एट कांस्टेंट V dt प्लस पार्शियल U बाई पार्शियल V एट कांस्टेंट T dV। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने इसके लिए लिखा है। ओके, क्योंकि U जो है फंक्शन है वॉल्यूम और टेम्परेचर का, और ये इक्वेशन हम पहले लिख चुके हैं ऊपर, जो हम वो इनिशियल इक्वेशन जो है वो डेवलप कर रहे थे, और प्लस पी डी वी। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर वाले वेरिएबल है वो एक साइड पे रखते हैं, वॉल्यूम वाले दूसरी साइड पे रखते हैं। सो यू हैव, अभी हमने जो पार्शियल u बाई पार्शियल टी एट कांस्टेंट v कर दिया, सो दैट इज इक्वल टू सी वी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 14। तो यहाँ पे अगर 14 इक्वेशन यूज करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी सी वी डी टी। इसकी जगह इसकी जगह मैंने सी वी लिख दिया क्योंकि इक्वेशन नंबर 14 में है, प्लस पार्शियल u बाय पार्शियल v एट कांस्टेंट t प्लस p, और डी वी जो है इनसे मैं कॉमन लेता हूँ। ओके, सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इक्वेशन। आखिर में इसको हम फर्स्ट टी डी एस इक्वेशन कहेंगे, बट एट द मोमेंट हम इसी चीज़ को आगे लेके जा रहे हैं। सो दिस इज आल्सो another very important equation। ओके, ऊपर वाली इक्वेशन था हमारे पास 15, सो दिस इज नाउ इक्वेशन नंबर 16। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ओके, और इसको हम आगे कहेंगे फर्स्ट टी डी एस इक्वेशन। वजह इसकी ये है कि डी क्यू इज इक्वल टू, सेकंड लॉ में डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस। तो अभी हम इसको इसी तरह रहने देते हैं, क्योंकि इससे हम मज़ीद डिफरेंट इक्वेशन जो है वो बनाएंगे, और आखिर में इसको हम डी क्यू को टी डी एस लिखेंगे। तो अब अगर हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास स्पेसिफिक हीट है, कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है, एंड दैट यू राइट दैट डी क्यू इज इक्वल टू सी पी डी टी। इसको मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिया, जनरली आप ऐसे ही करते हैं कि पार्शियल क्यू बाय पार्शियल टी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू सी पी। तो ये दोनों जो है वो एग्जैक्टली सेम रिलेशन है, उसको आप ज़रा रीएडजस्ट कर लेते हैं। सो
dq is equal to cp dt. तो मैं इक्वेशन 16 में अगर ये डी क्यू की जगह में ये चीज़ लगा लेता हूँ, सो व्हाट यू कैन राइट इक्वेशन नंबर उसके लिए मैं यहाँ पे डी क्यू की जगह मैं लिखता हूँ सी पी डी टी इज इक्वल टू सी वी डी टी प्लस partial u by partial v at constant t plus p dv. हाँ, दोनों साइड को मैं डी टी पे डिवाइड कर देता हूँ, ओके। और ये सी वी को मैं उधर लेके जाता हूँ, तो दिस विल कम, लेफ्ट साइड जो है वो सी पी माइनस सी वी हो जाएगा, ओके। सो डिवाइडिंग बोथ साइड ऑन डी टी, तो वो डी टी आपके पास यहाँ पे आ जाएगा पार्शियल वी बाई पार्शियल टी। फिर हम लिख सकेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर। सो दिस इज, मैं एक स्ट्रिप छोड़ के डायरेक्ट कर रहा हूँ, दिस इज सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू partial u by partial v constant p plus p and 2 partial v by partial p at constant p। ये डी यू डी वी बाई डी टी आएगा, लेकिन हमने चूंकि यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई की है कांस्टेंट प्रेशर वाली, तो पार्शियल यू मतलब यहाँ पे जो वेरिएशन है, या वी आर डीलिंग डेट विद कांस्टेंट प्रेशर, सो हमने सिंपली डी वी बाई डी टी को लिखा पार्शियल वी बाई पार्शियल टी एट कांस्टेंट पी। So let's suppose this is equation number 17. Now you can use equation number 13. Equation number 13 में हमारे पास you see here equation number 3, that is partial u by partial v at constant t है, और यहाँ भी हमारे partial u by partial v at constant t है। So you can use that relation here. So using 13 and 17, so you have Cp minus Cv is equal to P partial P by partial P at constant V minus P और प्लस P अपनी जगह पे आ जाएगा, एंड पार्शियल V by partial T at constant P अपनी जगह पे। ये माइनस P प्लस P के साथ कैंसिल कर देंगे, सो यू विल हैव P partial P by partial P at constant V and 2 partial V by partial T at constant P। सो पार्शियल P by partial T at constant V बीटा बाई के हमें कर दिया है अभी पहले से, सो दिस इज बीटा बाई के and this is beta V. So what you can have, this comes out to be T beta square V divided by
ओके, सो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू, अगर आपको याद हो सी पी माइनस सी इज इक्वल टू आर बी है, तो यहाँ पे सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू टी बीटा स्क्वेयर वी के, आपने इसको इन टर्म्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एंड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन भी आप इसको लिख सकते हैं. सो लेट सपोज दिस सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू दिस, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 18. So now you have to use equation number 13 and 14 in equation number 7. So use equation 13 and 14 in equation number 7. तो पहले देखते हैं equation number 7 में हमारे पास क्या है. Come here and equation number 7. Okay, so equation number 7 में आपके पास है partial u by partial t at constant v और partial u by constant t, और ये चीज़ें आपको equation number 13 और 14 दे रहा है. So this is 13 partial u by partial v at constant t, और 14 में आपके पास partial u by partial t at constant v. तो ये चीज़ें अगर आप उधर equation number 7 में पुट कर देते हैं, आपने लिखा होगा तो आप उधर जाके देख ले, क्योंकि मेरे लिए स्क्रीन को बार बार आगे पीछे लेके जाना मुश्किल होगा. दैट इज़ वाई मैंने आपको पहले से कहा था कि आप लोग अपना पेन और अपना नोटबुक जो है बिल्कुल तैयार रखें. तो ये काम अगर हम कर देते हैं, सो वी हैव पी एस इज इक्वल टू 1 by t सी वी डी टी प्लस 1 by t पी तो माइनस पी प्लस पी के साथ कैंसिल कर देंगे. ओके, और अगर टी टी इधर हम लेके आए तो यू विल हैव टी डी एस इज इक्वल टू सी वी डी टी प्लस p partial p by partial t at constant v. This is, let's suppose, equation number 90. वो जो मैं आपको कह रहा था कि इसको हम फर्स्ट TDS इक्वेशन कहते हैं, तो वो ज़रा हम उसकी तरफ जा रहे हैं, लेकिन दरमियान दरमियान में हमें और भी इम्पोर्टेंट इक्वेशन मिल रहे हैं. सो लेट्स सपोज दिस इज वन ऑफ द important equation in thermodynamics. Similarly, you can have some other relation from equation number 9. अगर आप लोग अपने equation number 9 की तरफ चले जाए, equation number 9. So equation number 9 is, वहाँ पे partial s by partial t है. ओके, तो इसको अगर हम again differentiate करें with respect to v, okay, तो you will have और फिर उस क्वेश्चन नंबर 10 को हम भी इस तरह कर लेंगे. सो पहले हम इक्वेशन 9 को डील करते हैं.
So you just look at equation number 9. क्योंकि वहाँ पे s is equal to cv dt है, so you will have partial s by partial t at constant v is equal to 1 by t into cv, और इसको मैं दोबारा से डिफरेंशिएट करता हूँ, पार्शियल स्क्वायर s बाय पार्शियल v पार्शियल t। ज़ाहिर है ये अब 2 दफ़ा हो गया, तो इसको हम सो इज इक्वल टू 1 by t ट्वेंटी। ओके, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 20। हमने इक्वेशन 19 से इक्वेशन 9 से बना दिया। सिमिलरली उसका जो सेकंड पार्ट था, इक्वेशन नंबर 10, उसको भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। सो दैट इज पार्शियल s बाय पार्शियल v एट कांस्टेंट t इज इक्वल टू 1 by t into t partial p by partial t at constant v minus p plus p। तो ये माइनस पी प्लस पी के साथ कैंसिल हो जाएगा, टी टी के साथ कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो यू विल हैव partial s by partial v at constant t is equal to partial p by partial t at constant v। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और व्हेन वी विल बी डीलिंग थर्ड ऑफ थर्मोडायनामिक, तो वहाँ पे इस तरह की इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। आगे हम मैक्सवेल रिलेशन करेंगे, तो वहाँ पे भी इस तरह की इक्वेशन यूज़ होते हैं। तो अगर हम इसको दोबारा से सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल में लेके जाना चाहे, तो अगर हम इसको टी से डिफरेंशिएट करें, सॉरी, सो पार्शियल स्क्वायर पी बाय पार्शियल टी स्क्वायर कांस्टेंट v। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब जाहिर है इक्वेशन 20 और 21 का जो लेफ्ट साइड है वो दोनों इक्वल है, तो इसी तरह से इनके राइट साइड्स भी इक्वल होंगे। सो फ्रॉम 20 एंड 21 what you have 1 by t partial cv by partial v at constant t is equal to partial square p by partial t square at constant v। Yeah, so this is इक्वेशन नंबर 22। या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, पार्शियल सी वी बाय पार्शियल वी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू टी पार्शियल स्क्वायर पी बाय पार्शियल टी स्क्वायर एट कांस्टेंट वी। सो तो अब इसी तरह 22 इक्वेशंस बनेंगे फॉर another system where we have to take T and P independent. Okay, so this T and P independent system is an assignment for you. Okay, this is assignment number 2। एग्जैक्टली अभी ये जो टी वी इंडिपेंडेंट था, इसको मैंने बड़े आराम आराम से कर दिया है, ताकि आप लोगों को कोई स्टेप समझने में मुश्किल ना हो। तो इसी चीज़ों को बिल्कुल हूबहू इसी चीज़ों को फॉलो करते जाए, सो यू विल हैव। अभी मैं थोड़ा सा आपको हैंड दे देता हूँ, लेकिन तकरीबन तकरीबन स्टेप्स जो है वो वही है।
तो उसी को आप फॉलो करते जाएंगे, तो आप इसके डिफरेंट इक्वेशन जो है डिराइव करेंगे। और जाहिर है इसके लिए आपने, जो मैंने आपको साथ बुक शेयर किया हुआ है, उसके आप हेल्प ले सकते हैं। सेलेंजर, जो सीयर एंड सेलेंजर वाला बुक है आपके पास, मैंने पहले से शेयर किया हुआ है, उसका आप हेल्प ले ले। सो यू विल हैव ऑल द इक्वेशन फॉर टी एंड पी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इसका आपने स्टार्ट लेना है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो थोड़ा सा डिफरेंट है वो पहले वाले से। स्टार्टिंग पॉइंट हियर इज एंथैल्पी, H इज इक्वल टू U प्लस पी वी। तो इस तरह फिर आप डी एच लेते हैं, डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। अब डी यू बी है तो डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। तो ये माइनस पी डी वी प्लस पी डी वी के साथ कैंसिल कर देते हैं, तो ये है या थोड़ा सा आगे, तो ये है टी डी एस इज इक्वल टू डी एच प्लस सॉरी माइनस माइनस वी डी पी। इसका मतलब है कि आपका जो एस है इज अ फंक्शन ऑफ डी एच एंड डी पी। तो डी पी तो फंडामेंटल, पी तो प्रेशर तो फंडामेंटल वेरिएबल है, लेकिन एच हमारे पास फंडामेंटल वेरिएबल नहीं है। सो व्हाट यू नीड टू डू, एच को आपने लिखना है, क्योंकि हमने टी एंड पी में, तो एच को आपने फिर लिखना है एज अ फंक्शन ऑफ टी एंड पी, जिस तरह से वहां पे हमने यू को लिखा था एज अ फंक्शन ऑफ टी एंड वी। बाकी सारा प्रोसीजर जो है वो एग्जैक्टली सेम है। इसको आगे उस तरह से लेके जाए, उधर पुट कर दे इस इक्वेशन में, और इक्वेशन नंबर जो है आप उस तरह से देते जाए। फॉर एग्जांपल ये डी एच आप करेंगे, आम जो डिफरेंशियल प्रोसीजर है उसी से करेंगे, तो वो आप फिर आगे जाके यहाँ पे पुट करेंगे, और इसको चेंज करते जाते, बिल्कुल वही स्टेप्स फॉलो करते जाए। और ये जो बुक है सेलेंजर, इसमें भी अच्छे खासी डिटेल में जो है इसको किया गया है। शायद अगर थोड़ा बहुत बुक्स वाले ये करते हैं कि उनके लिए उनकी कंपल्शन होती है कि वो सारे मैथमेटिकल स्टेप्स नहीं करते, इससे एक तो इनकी जो कागज़ का खर्चा बढ़ता है, और एक उसकी प्रिंटिंग का खर्चा बढ़ता है, और किताब जो है वो हैवी भी हो जाता है, और हैवी किताब जो है वो हमेशा ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, और साथ साथ तो वो ये भी करते हैं कि थोड़ा सा एफर्ट जो है वो स्टूडेंट भी करे अपनी तरफ से, कि जो मैथमेटिकल स्टेप्स किताब के लिखने वाले ने छोड़ दिए हैं, वो खुद ही जाके लिंक करे, ताकि उनका भी थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए। सो ये मैंने आपको हैंड दे दिया है। पहले वाला सारा जो टी एंड वी इंडिपेंडेंट सिस्टम है वो सारा आपको पूरी इक्वेशन के साथ कर दिया है। आप टी एंड पी इंडिपेंडेंट सिस्टम कर ले, कल हम फिर इसका जो पी एंड वी इंडिपेंडेंट सिस्टम है वो कर लेंगे, और इसके फिर जो इम्पोर्टेंट इक्वेशन है उसको थोड़ा सा समराइज करेंगे टी डी एस इक्वेशन के फॉर्म में, और साथ साथ मैक्सवेल रिलेशन भी करेंगे। तो आई डोंट नो कि आप लोगों ने अपने थर्ड सेमेस्टर में टी डी एस इक्वेशन डिराइव किए थे या डायरेक्ट लिखे थे। वहाँ पे नॉर्मली डायरेक्ट लिखते हैं, और मैक्सवेल रिलेशन भी डायरेक्ट लिखते हैं। यहाँ पे ये हम डिराइव करेंगे। तो कीप इन माइंड कि थर्मोडायनामिक में तीन टीडीएस इक्वेशन है और तीन मैक्सवेल रिलेशन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये इस तरह से इक्वेशन है जैसे आप लोग मैकेनिक्स में जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वो यूज़ करते हैं। तो अगर आपको वो इक्वेशन ऑफ मोशन पता है, तो आप किसी भी डायनामिक काइनेटिक के प्रॉब्लम को जो है वो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो थर्मोडायनामिक सिस्टम की प्रॉपर्टीज को मालूम करने के लिए, या थर्मोडायनामिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जो तीन टीडीएस इक्वेशन है और तीन हमारे पास मैक्सवेल रिलेशन है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और ये मुख्तलिफ किस्म के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, मुख्तलिफ किस्म के असाइनमेंट में आगे यूज़ होते रहेंगे। तो वो करेंगे। इसके बाद हमारा जो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की तरफ जाएंगे। तो होपफुली हम 2 लेक्चर तो ज़्यादा हो जाएंगे, एक लेक्चर में हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के वो जो पास्टुलेट है वगैरह वो डिस्कस करेंगे, वो आपको पहले से पता है। और इक्विपार्टीशन थ्योरम,
एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ हमारा थर्मोडायनामिक का पोर्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा एंड वी विल स्विच टू द स्टैटिस्टिकल मैकेनिक फोर्स। तो कीप इन माइंड कि इस कोर्स में हमारा जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का कोर्स है वो तकरीबन 70% है, 70 या 65% आप कह ले। थर्मोडायनामिक का जो पोर्शन है वो 32 टू 35 है, क्योंकि आप लोगों ने पहले से थर्ड सेमेस्टर में बहुत सारा थर्मोडायनामिक पढ़ा है, जबकि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स आप लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा। तो यहाँ पे जो हमने थोड़ा बहुत थर्मोडायनामिक पढ़ा है, दैट वाज अ लिटिल बिट एडवांस वर्जन ऑफ द thermodynamics you studied in your third semester, and hopefully in the next after the next two lecture we will straight go toward the statistical mechanics। वो आपके लिए नया है और आपके इस कोर्स का मेन पार्ट है। so we have to mainly concentrate on that portion of the syllabus। okay, so अब मैं आपकी तरफ आता हूँ। कोई क्वेश्चन है, कोई मसला है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। जी सर ये असाइनमेंट पेजेस पर करना है? जी ये असाइनमेंट कितने पेजेस पर करना है सर, क्योंकि ये तो 2 पेजेस पर नहीं आ रहा। तो खैर है, जितने पेजेस पे कर ले वो कर ले। पेजेस के क्या करना है, पेजेस आपके साथ जो है वो उसमें आ जाएंगे रिकॉर्ड में। उसकी तस्वीरें लेके मुझे सेंड करें, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है। सही है सर, सही है सर। हम्म। और कोई बात? सर तो ये जी असाइनमेंट कब? सर इक्वेशन है मेरे बुक किससे हुई थी सर? ये आपकी बात मैं समझ नहीं रहा, पता नहीं अब शोर आ रहा है। सर जी دا कम लेक्चर چې موږ واغزدا په دې بوک کې شوی دی کنه सर؟ बिल्कुल अवश्य है। ओके सर, थैंक यू। ओके देशी आलती लेकर डायरेक्ट स्टिपुने मुंगा स्टिपुने कनेक्ट कर दी। ओके सर। सर ये असाइनमेंट कब तक सबमिट करूँ? कल तक, कल 2 बजे तक, बल्कि कल 4 बजे तक कर ले, नो प्रॉब्लम। सही है। ओके। तो अगर आगे से आप लोगों के कोई क्वेश्चन नहीं है तो यहाँ पे हम बस कर देते हैं, क्या ख्याल है? ओके सर, थैंक यू। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। मंसूरा